14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में दहशत फैली हुई थी। फ्रांस की जनता के बीच ये अफवाह फैली हुई थी कि उनका राजा उन सभी पर गोलियां चलवाकर उनको जान से मारने वाला है। यह अफवाह फैलते ही फ्रांस के लोग सोचते हैं कि क्यों ना इसका विरोध किया जाए और राजा के खिलाफ लड़ा जाए। इसी के चलते लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं पेरिस के टाउन हॉल के सामने जमा होकर प्रदर्शन करने लगते हैं। साथ ही में ये सभी लोग मिलकर एक पीपल्स मिलिटिया या कहें तो एक मिलिट्री ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें कि फ्रांस की आम जनता शामिल थी। और इसके बाद एक कई 100 लोगों का ग्रुप फ्रांस के ईस्टर्न साइड में आगे बढ़ने लगता है। ये लोग हथियारों की तलाश में कई सारी सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये सभी लोग मशहूर बेस्टाइल फोर्ट्रेस पर हथियार और गोला बारूदों की तलाश में धावा बोल देते हैं और यहाँ उन्हें भारी मात्रा में हथियार मिलते भी हैं। दोस्तों, बेस्टाइल प्रिजन की इस लड़ाई को हम स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि इस प्रिजन का कमांडर मारा जाता है। इसी के साथ साथ ये लोग जेल में बंद इनके 7 कैदियों को भी रिहा करा लेते हैं। दोस्तों, बेस्टाइल को सभी फ्रांस के देशवासी नापसंद करते थे, क्योंकि ये किला फ्रांस की राजा की अंधी ताकत और मनमानी को दर्शाता था। इस रिवॉल्ट के बाद ये किला काफी हद तक टूट जाता है और इसके कीमती पत्थरों को बाजारों में बेच दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा माहौल फ्रांस में आने वाले कई दिनों तक बना रहता है। जगह जगह रैलियां और प्रदर्शन होते हैं और ज्यादातर लोग ब्रेड की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे होते हैं। दोस्तों, जितनी भी ये घटनाएं फ्रांस में घट रही थी, वो अंत में जाकर उनके राजा के एग्जीक्यूशन की वजह बनती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये सब फ्रांस में कैसे, कब और क्यों हुआ। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1774 से। बुरबोन डायनेस्टी का लुइस द 16 फ्रांस का नया राजा बनता है। वह 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से हुई थी। दोस्तों, सालों से चल रही जंगों के कारण फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रांस का राजा उसके पैलेस ऑफ वर्सेल्स की मेंटेनेंस पर बहुत बेफजूल के खर्च करता था। इन्हीं जंगों और बेफजूल के खर्चों के कारण फ्रांस का खजाना खत्म होता जा रहा था। और दोस्तों, लुइस 16 के शासन के दौरान ही फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनीज को आजाद कराने में मदद करता है, जिस पर कि पहले ब्रिटेन का कब्जा था और जो कि फ्रांस का भी दुश्मन देश था। दोस्तों, इसी वॉर के चलते फ्रांस पर 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज और बढ़ जाता है और कुल मिलाकर फ्रांस का कर्ज 2 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ लिवरे एक करेंसी थी जो कि फ्रांस में 1794 तक चलती थी। और इतना ही नहीं, वो देश जिन्होंने फ्रांस को लोन दिए थे, वो देश अब लोन पर इंटरेस्ट रेट 10% तक बढ़ा देते हैं। इसी के चलते फ्रांस की गवर्नमेंट के ज्यादातर पैसे सिर्फ उन लोन के इंटरेस्ट रेट को चुकाने में ही खर्च हो जाते थे। लेकिन देश की और जरूरतों को देखते हुए, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को संभालने के खर्च को देखते हुए मजबूरन राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी, वो 3 हिस्सों या कहें तो एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहले यानी फर्स्ट एस्टेट में थे क्लर्जीज, जो कि चर्च से जुड़े हुए लोग थे, जैसे कि प्रीस्ट, पोप्स, ईटीसी। और सेकंड एस्टेट्स में थे नोबल्स, जिसमें कि फ्रांस का राजा और उसके फैमिली के लोग आते थे। और आखिरी यानी थर्ड एस्टेट्स में ज्यादातर पीजेंट्स यानी किसान थे और बाकी के बचे हुए सारे लोग, जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, आर्टिसंस, ये सब थे। दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि थर्ड एस्टेट्स में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं थे, कई अमीर लोग भी थे, जैसे कि लॉयर्स, बिजनेसमैन। दोस्तों, ये जो सोसाइटी थी उसमें सिर्फ थर्ड एस्टेट्स के लोग ही टैक्स देते थे, बाकी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। फ्रांस की ये सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी, जो कि 1789 से पहले एग्जिस्ट करता था, जिसे हम ओल्ड रिजीम भी कहते हैं, यानी कि 1789 से पहले के पीरियड को। दोस्तों, फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन में पीजेंट्स क्लास के लोग थे। वो बात अलग है, काफी कम पीजेंट्स के पास ही खुद की जमीन हुआ करती थी, जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते थे। ज्यादातर पीजेंट्स अमीर लैंडलॉर्ड्स की जमीनों पर खेती बाड़ी का काम करते थे। और बात करें जमीन की, तो लगभग 60% ऑफ लैंड नोबल्स, चर्च और थर्ड एस्टेट्स के कुछ अमीर लोगों के पास था। और इतना ही नहीं, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोग थे, उनके पास कई सारे प्रिविलेजेस भी थे, जो कि उन्हें उनके जन्म से ही मिल जाते थे। साथ ही साथ इन दोनों एस्टेट्स के लोगों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और जो नोबल्स थे यानी कि सेकंड एस्टेट्स, वो कई तरह की फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। ये लोग अपनी जमीनों पर गरीब पीजेंट्स से खेती करवाते थे और उसके बदले उन्हें जो भी फसल होती थी उसका सिर्फ कुछ हिस्सा दे दिया जाता था।
दोस्तों ये जो गरीब पीजेंट्स थे वो इन अमीर लैंडलॉर्ड्स के घरों में, खेतों में और यहाँ तक कि फ्रांस की आर्मी में भर्ती होते थे या फिर सड़कें बनाने के काम में भी इन्वॉल्व होते थे। दोस्तों लेकिन ये गरीब पीजेंट्स इन फ्यूडल लॉर्ड्स के नीचे काम करने को मजबूर थे क्योंकि इन लोगों के पास कोई जॉब नहीं होती थी और वो गरीब तो थे ही, इसीलिए मजबूरन उन्हें ये करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि इन पीजेंट्स पर सिर्फ राजा ही टैक्स लगाता था, बल्कि जो चर्च थी यानी फर्स्ट एस्टेट वो भी पीजेंट्स पर एक टैक्स लगाती थी जिसे टिथ कहते हैं। ये बेसिकली एक टैक्स था जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था थर्ड एस्टेट्स पर। इसमें जो भी फसल होती थी उसका 1/10 हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, कई तरह के टैक्सेस भी इन पीजेंट्स पर इनडायरेक्टली लगाए जाते थे, जैसे कि कॉमन सॉल्ट यानी नमक पर और टबाको पर भी। और थर्ड एस्टेट्स के सारे लोगों को राजा यानी स्टेट को भी टैक्स देना होता था, जिसमें कि एक डायरेक्ट टैक्स टेल शामिल था। दोस्तों जितना भी पैसा फ्रांस की सरकार इन टैक्सेस से कमाती थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, या पूरा भी कह सकते हैं, वो पीजेंट्स के द्वारा दिया जाता था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। दोस्तों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जो फ्रांस के लोग थे उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दोस्तों फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि 1789 तक 28 मिलियन तक पहुंच जाती है। इसी बढ़ती पॉपुलेशन के कारण देश के अंदर खाने की भी डिमांड बढ़ने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर लोग ज्यादा होंगे तो खाने की भी डिमांड ज्यादा ही होगी। लेकिन दोस्तों खाने की डिमांड तो फ्रांस में बहुत थी, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन था वो इतना था ही नहीं कि इस डिमांड को मीट कर पाए। इसी के कारण ब्रेड, जो कि फ्रांस की मेन डाइट का हिस्सा थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और इस समय तक ज्यादातर जो फ्रांस के वर्कर्स थे वो फिक्स्ड वेजेस पर दुकानों या वर्कशॉप्स पर काम करते थे। दोस्तों इसी कारण देश में महंगाई तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन वर्कर्स की सैलरी उतनी ही थी। इन गरीब वर्कर्स की अभी तक सुनने वाला कोई नहीं था। इसी कारण जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते गए और जो गरीब थे वो और गरीब। हालात और भी ज्यादा खराब तब हो जाते थे जब कभी भी इन गरीब किसानों को ड्रॉट यानी सूखा और हेल स्टॉर्म जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी फसलें काफी हद तक खराब हो जाती थी। दोस्तों इसी के चलते फ्रांस में आ जाती है एक सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि ओल्ड रेजिम यानी 1789 से पहले होती है। बेसिकली इसका मतलब होता है जब लोगों की बेसिक जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान खतरे में हो और लोगों को सिर्फ जीने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़े। तो दोस्तों आइए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। हाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। तो दोस्तों ये सब शुरू होता है बैड हार्वेस्ट यानी फसल का अच्छे से ना होना। इसकी वजह से लोगों के बीच खाने की कमी होने लगती है यानी स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स। और फिर इसी के चलते फूड प्राइसेस बढ़ने लगती हैं क्योंकि खाने की डिमांड तो उतनी होती है, लेकिन बैड हार्वेस्ट यानी फसल के खराब होने की वजह से सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती और प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। और फिर जो गरीब लोग होते हैं वो फूड जैसे कि ब्रेड नहीं खरीद पाते। इसी के चलते सोसाइटी के अंदर अमीरों और गरीबों के बीच राइट्स यानी दंगे और लड़ाइयाँ होने लगती हैं और खाने की कमी से लोग कमजोर होने लगते हैं। इसी की वजह से लोग बीमार पड़ने लगते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ फूड राइट्स के चलते भी लड़ाइयों में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों अगर इसे ठीक से देखें तो कुल मिलाकर इसमें मर लोग ही रहे होते हैं। तो ये थी वजह इस क्राइसिस की। A growing middle class envisages an end to privileges. दोस्तों अब तक हमने देखा कि कैसे ये गरीब लोग अपनी जिंदगी मुश्किलों से जी रहे थे। इनको कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि फूड स्कैरसिटी, टैक्सेस और भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। अगर हम देखें तो पीजेंट्स और वर्कर्स वो फूड स्कैरसिटी और इंक्रीजिंग टैक्स के विरोध में रिवॉल्ट किया करते थे, लेकिन ये रिवॉल्ट्स बड़े स्केल पर नहीं किए जा रहे थे, इसीलिए इनकी कोई भी नहीं सुनता था। लेकिन ऐसा कुछ समय तक ही था। दोस्तों थर्ड एस्टेट्स के अंदर ही कुछ लोगों का ग्रुप जो कि एजुकेटेड और ना ही गरीब और ना ही अमीर थे, जिनके पास नए आइडियाज थे, वो सामने आते हैं। दोस्तों ये थी मिडिल क्लास जो कि 18th सेंचुरी में इमर्ज होती है। ये मिडिल क्लास लोग या तो बाहर के देशों से ओवरसीज ट्रेड करके कमाते थे या फिर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि वूलन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, जो कि या तो देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे या फिर फ्रांस के अमीर लोगों द्वारा खरीदे जाते थे।
दोस्तों ये लोग मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर के साथ साथ और भी प्रोफेशंस जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यानी सरकारी कामकाज से जुड़े थे। ये सारे लोग पढ़े लिखे यानी कि वेल एजुकेटेड थे और दोस्तों इनका मानना था कि किसी भी लोगों या ग्रुप को सोसाइटी में बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए जैसा कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के लोगों को मिल रही थी। इनका मानना ये था कि किसी भी व्यक्ति का ओहदा या पोजीशन उसके काम और योग्यताओं पर निर्भर होना चाहिए। दोस्तों इन सभी लोगों के आइडियाज एक ऐसी सोसाइटी की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल लॉज हों। दोस्तों ये आइडियाज कई सारे फिलोसोफर्स के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं जैसे कि जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। दोस्तों जॉन लॉक अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजा की मनमानी यानी कि मोनोपोली और उसकी एब्सोल्यूट पावर्स का खंडन करते हैं। दोस्तों इसी तरह रूसो भी इसी आइडियाज को आगे बढ़ाते हैं और वो अपनी बुक में लिखते हैं एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जिसमें कि लोगों और सरकार के बीच कुछ रूल्स या कहें तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। और एक और फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में एक पावर डिवीजन का आइडिया बताते हैं जिसमें कि पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच हो। दोस्तों सेम इसी तरह की गवर्नमेंट का मॉडल यूएसए में लागू किया जाता है उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज के इंडिपेंडेंस के बाद जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी। दोस्तों फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो अमेरिका के इस मॉडल से बड़े प्रभावित होते हैं। इन सभी फिलोसोफर्स के आइडिया पूरे फ्रांस में डिस्कस किए जाते हैं, यहाँ तक कि सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स और अखबारों में भी। दोस्तों ये आइडियाज कई लोग ओरली उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो कि लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। दोस्तों अब क्या होता है कि फ्रांस में एक खबर फैलती है कि लुइस 16 बढ़ते हुए खर्चों के चलते टैक्सेस बढ़ाने वाला है। ये खबर सुनते ही लोगों के बीच गुस्सा जाग जाता है और लोग राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस बार सिर्फ पीजेंट्स ही नहीं बल्कि जो मिडिल क्लास के लोग थे जो कि कुछ ही टाइम पहले इमर्ज हुए थे वो भी इस चीज में हिस्सा लेते हैं और राजा की मनमानी के खिलाफ एक विद्रोह छिड़ जाता है। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। दोस्तों लुइस 16 टैक्सेस को क्यों बढ़ाना चाहता था ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ओल्ड रेजिम यानी 1789 से पहले के फ्रांस में ये नियम था कि फ्रांस का राजा खुद अपनी मनमर्जी से टैक्सेस में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है, बल्कि टैक्सेस में चेंजेस लाने के लिए उसको एस्टेट जर्नल की एक मीटिंग बुलानी होगी, तभी आगे जाकर ये डिसीजन पास हो पाएगा। बेसिकली एस्टेट जर्नल एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस में जिसमें कि तीनों एस्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। हालांकि जो किंग था यानी कि लुइस 16 वो अकेले ही डिसाइड कर सकता था कि ये मीटिंग कब बुलानी है। दोस्तों आखिरी बार ये मीटिंग साल 1614 में बुलाई गई थी, उसके बाद से अब तक यानी कि 1789 तक एक भी बार नहीं बुलाई गई थी। 5 मई 1789 को फाइनली लुइस 16 एस्टेट्स जनरल की इस मीटिंग को बुलाता है ताकि वो टैक्स पर न्यू लॉज को पास करवा सके। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स दोनों ही अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं जो कि इस असेंबली हॉल में आमने सामने रोज में बैठे होते हैं, जबकि थर्ड एस्टेट्स के 600 रिप्रेजेंटेटिव बैक साइड में बैठते हैं। इन 600 लोगों में ज्यादातर सभी वेल एजुकेटेड और प्रॉस्परस थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन इन सभी की डिमांड्स को 40,000 पेपर्स पर लिस्ट कर लिया गया था जो कि थर्ड एस्टेट्स के लोग अपने साथ लेकर आए थे। दोस्तों एस्टेट्स जर्नल में जो वोटिंग का तरीका था वो हमेशा से कुछ इस प्रकार था कि हर एस्टेट के पास उसके पूरे का एक सिंगल वोट काउंट होता था, हर इंडिविजुअल लोगों का नहीं बल्कि पूरे एस्टेट का सिर्फ एक सिंगल वोट होता था। इस बार भी लुइस द 16 ने इसी मेथड से कंटिन्यू करने का सोचा, लेकिन थर्ड एस्टेट्स के लोगों की कुछ और ही मांग थी। उनका कहना था कि हर एस्टेट का एक वोट ना होकर हर एक इंडिविजुअल का एक एक वोट काउंट हो। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स तो मिले जुले ही थे, तो थर्ड एस्टेट का हारना लगभग तय ही होता। इसीलिए थर्ड एस्टेट्स के लोग इस वोटिंग के तरीके का विरोध करने लगते हैं। दोस्तों लोगों की ये मांग फिलोसोफर रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से प्रभावित होकर उठाई गई थी। दोस्तों लेकिन लुइस द 16 इस मांग को रिजेक्ट कर देता है और फिर थर्ड एस्टेट के सभी मेंबर प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर जाने लगते हैं।
दोस्तों जो थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुद को पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन की तरह देखते थे, यानी कि फ्रांस के लोगों की आवाज। इसके बाद 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट्स के ये सारे लोग वर्सेल्स के एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में जाकर जमा हो जाते हैं और खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लेते हैं और साथ ही में मिलकर शपथ लेते हैं कि ये तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाया जाए जो कि राजा की अंधी ताकतों को कम करे। दोस्तों इन सारे लोगों की भीड़ या कहें तो नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे मिराबियू और एबीसीएस। दोस्तों वैसे तो मिराबियू एक नोबल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन वो इस फ्यूडल प्रिविलेज्ड सोसाइटी का विरोध करने का निर्णय लेते हैं। वो अपने साथ एक जर्नल लेकर आते हैं और भाषण देने लगते हैं पूरी भीड़ को जो कि वर्सेल्स के इस हॉल में जमा थी। और दोस्तों एबीसीएस जो कि एक पुजारी यानी कि प्रीस्ट थे, एक पैम्फलेट लिखते हैं जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट्स। दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट को हम द टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक तरफ जहां नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की मांग में, वहीं दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में उथल पुथल होने लगी। पूरे फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिसकी वजह से किसानों की हार्वेस्ट यानी कि फसल खराब हो जाती है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और जो बेकर्स थे वो ब्रेड को जमा करके रखने लगते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में वो और प्राइसेस पर इसे बेच सकें। लोग घंटों बेकरी के सामने लंबी लंबी लाइनों में लगे होते हैं। दोस्तों तभी अचानक से गुस्से से भरी औरतों की भीड़ बेकरी पर हमला बोल देती है और उसी समय लुईस 16 सेना को पेरिस में घुसने का आदेश दे देता है। 14 जुलाई 1789 गुस्से से भरी हुई भीड़ बेस्टाइल फोर्ट पर धावा बोल देती है। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें फ्रांस के कंट्री साइड यानी कस्बों की, तो वहाँ ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि जो मेनर्स लॉर्ड यानी सिंपल भाषा में कहें तो बड़े बड़े महलों के ओनर, उन्होंने कुछ डाकुओं को आदेश दे दिया है पीजेंट्स की कच्ची फसल को बर्बाद करने का। ये खबर सुनते ही किसान घबरा जाते हैं और कई जगह ये किसान फाइट बैक करने का सोचते हैं। उन्हें हथियार के जैसा जो भी मिलता है वो उसे उठा लेते हैं, जैसे कि होस, पिचफॉर्क्स, और इन बड़े बड़े लॉर्ड्स के महलों पर हमला बोल देते हैं, जिन महलों को हम चेटॉक्स भी बोलते हैं। दोस्तों साथ ही साथ ये पीजेंट्स वहां से अनाज लूटते हैं और अपने साथ इस अनाज को भरकर बोरियों में ले जाने लगते हैं। ये लोग वहां पे मौजूद कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी जलाकर राख कर देते हैं जिसमें कि मेमोरियल ड्यूज के रिकॉर्ड थे। दोस्तों इसी रिवोल्ट को देखकर कई सारे जो नोबल्स थे वो फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग जाते हैं। दोस्तों इतना सब होने के बाद फाइनली लुईस 16 राजी हो जाता है। वो अब नेशनल असेंबली जो कि थर्ड एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाई थी उसको रिकॉग्निशन दे देता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी पावर अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तय होगी। दोस्तों 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली एक हुक्मनामा या कहें तो एक डिमांड पेश करती है जिसके तहत सारे फ्यूडल लॉज और टैक्सेस हटाए जाएं और जो क्लर्जीज थे वो अपने विशेष अधिकारों को छोड़ दें और साथ ही साथ जो टेथ टैक्स होता है वो भी हटा दिया जाए। दोस्तों इनकी एक और डिमांड थी कि चर्च के द्वारा जो भी जमीन ओन की जाती है उसे जब्त कर लिया जाए। दोस्तों ये सभी डिमांड्स उस डिक्रीज में होती हैं। दोस्तों इसी के चलते फ्रांस की सरकार टोटल मिलाकर 2 बिलियन लिवरेज की संपत्ति जब्त कर लेती है। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दोस्तों हमने अभी ही देखा कि जो फ्रांस का राजा था उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने की मंजूरी दे दी थी और दोस्तों फाइनली 2 साल के बाद जाकर यानी 1791 में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट यानी कि बना लेती है। दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव या कहें तो उद्देश्य था वो ये था कि राजा की पावर को लिमिट करना और पावर को एक इंसान के हाथों में होने के बजाय अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में शेयर कर दिया जाए जो कि हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और दोस्तों इसके बाद 1791 से ही फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी कि वहाँ पे राजा तो होगा लेकिन वो राजा एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही डिसीजन ले पाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं फ्रांस के इस नए पॉलिटिकल सिस्टम को। तो पहले हम देखते हैं लेजिस्लेचर, जिसमें कि नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स आते हैं और इन मेंबर्स को चुनते हैं ये इलेक्टर्स, जिसमें कि 50,000 मेंस हैं। ये इलेक्टर्स ही वोट करके इन 745 मेंबर्स को चुनते हैं। और अगर बात करें इन 50,000 इलेक्टर्स की तो इनको चुना जाता है फ्रांस के आम लोगों के द्वारा कुछ इस तरह।
फ्रांस के सिटीजन्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। केवल एक्टिव सिटीजन्स को ही वोटिंग करने का अधिकार था और वो भी सिर्फ मेंस को, और ऐसे मेंस को जो कि 25 साल से ऊपर के हों और वो उतना टैक्स भर रहे हों जितना कि कोई लेबरर 3 दिन में कमाता हो। लगभग 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से 4 मिलियन मेंस एक्टिव सिटीजन्स थे। और दोस्तों जो पैसिव सिटीजन्स थे उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था, और पैसिव सिटीजन्स में लगभग 3 मिलियन वुमेन्स मेंस जो कि टैक्स नहीं भरते थे, चिल्ड्रंस और 25 साल से नीचे वाले लोग आते थे। दोस्तों अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि किंग और उसके मिनिस्टर्स थे। दोस्तों एग्जीक्यूटिव या कहें तो राजा को कंट्रोल किया जाता था लेजिस्लेचर के द्वारा, लेकिन राजा के पास भी एक डिसीजन पावर थी जिससे वो किसी भी डिसीजन को सिंगल हैंडेडली ही चेंज कर सकता था। इस पावर का नाम है वीटो पावर। इस वीटो पावर से राजा किसी भी डिसीजन को रोक या पास करा सकता है अपनी ही इच्छा से, लेकिन कुछ शर्तों और नियमों के साथ। और अंत में हम देखते हैं जुडिशियरी को। इसमें होते हैं जजेस जो कि एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा वोट करके चुने जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसको समराइज कर लेते हैं। लेजिस्लेचर में है नेशनल असेंबली, जिसमें है 745 मेंबर जो कि इलेक्ट किए जाते हैं 50,000 मैन के द्वारा, और इन 50,000 मैन को इलेक्ट करते हैं ये 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स। और किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल किया जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा, और फाइनली जुडिशियरी के जजेस को भी इलेक्ट किया जाता है एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। दोस्तों यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि अगर किसी भी इलेक्टर को आगे नेशनल असेंबली में क्वालिफाई करना है तो उन्हें अच्छी खासी अमाउंट में टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब कि वो लोग हाई टैक्स पेयर्स होने चाहिए देश के। दोस्तों फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की डिक्लेरेशन के साथ, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये वो राइट्स हैं जो कि नेचुरल राइट्स हैं, जो कि हर इंसान को उसके जन्म से ही होते हैं और कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ राजा की ये ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के इन सारे नेचुरल राइट्स की रक्षा करे। फ्रांस abolishes monarchy and become a republic। दोस्तों अभी हमने देखा था कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है और अब देखने पर लग रहा है कि फ्रांस में सब ठीक हो गया है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। दोस्तों वैसे तो लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था और उसे मानने से भी सहमत हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता था कि उसकी पावर अब बहुत कम हो चुकी है। वो अपनी पुरानी ताकत और शानो शौकत को दोबारा पाना चाहता था। दोस्तों इसी के चलते लुइस 16 फ्रांस के पड़ोसी देश प्रशिया के राजा के साथ बातचीत करता है और सीक्रेटली डिस्कस करता है कि क्या फ्रांस में सब कुछ पहले जैसा हो सकता है या नहीं। दोस्तों ये जितने भी चेंजेस और रिवॉल्यूशंस फ्रांस में पिछले कुछ सालों से हो रहे थे, उसको लेकर फ्रांस के कई पड़ोसी देश बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके देश के लोग भी फ्रांस से प्रभावित होकर ऐसा कुछ उनके साथ ना कर दें और राजा को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़े। दोस्तों इसी डर की वजह से ये सभी देश 1789 से ही विचार कर रहे होते हैं अपनी सेना को फ्रांस में भेजने का, ताकि जितने भी ये रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं फ्रांस में उन्हें रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि फ्रांस की नेशनल असेंबली को जैसे ही इस चीज की खबर पड़ती है, वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया पर अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। दोस्तों इसी के चलते हजारों लोगों की भीड़ फ्रांस के अलग अलग प्रांतों से आती है और सेना में भर्ती होने लगती है। दोस्तों ये सभी लोग इस वॉर को पूरे यूरोप में मौजूद राजा और उनके राजतंत्र के खिलाफ देखते हैं। ये सभी लोग पेरिस में मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं और देशभक्ति के गीत गाते हैं। दोस्तों मर्सेल्स जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम भी है आज के समय में, वो लिखा था पोएट रॉजेट डी लिस्ले के द्वारा और इसको पहली बार इन्हीं सैनिकों के द्वारा गाया गया था। दोस्तों इस जंग के चलते लोगों को आर्थिक यानी कि पैसों के रूप से बहुत सफर करना पड़ता है। जहां एक तरफ सारे घरों के पुरुष घर से दूर जंग पर थे, जिसके चलते घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां औरतों पर आ जाती हैं और घर चलाने के लिए औरतों को ही अब काम पर जाना पड़ता है। दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में 1791 में बना था, वो सपोर्ट करता था सोसाइटी के अमीर लोगों को, जिसके चलते कई लोग इसका विरोध करने की सोचते हैं और एक रिवॉल्यूशन की मांग करते हैं। और दोस्तों इन लोगों की आवाजों को सहारा मिलता है
पॉलिटिकल क्लब्स के द्वारा। बेसिकली ये लोगों के द्वारा फॉर्म किए गए ग्रुप्स होते थे जहां लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिस्कशन और प्लान्स बनाया करते थे। दोस्तों ऐसा ही एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था जैकोबियन क्लब। इसको अपना नाम मिला था पेरिस में मौजूद सेंट जैकोब के फॉर्मर कॉन्वेंट या कहें तो रिलीजियस बिल्डिंग से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन रिवॉल्यूशंस में सिर्फ मैन ही एक्टिव थे, बल्कि औरतें भी इस समय में बहुत एक्टिव थीं और वो भी खुद के पॉलिटिकल क्लब्स बना रही थीं। और दोस्तों बात करें जैकोबियन क्लब की तो इसके ज्यादातर मेंबर बिलोंग करते थे सोसाइटी के गरीब सेक्शन से, जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। दोस्तों इस ग्रुप को लीड करा जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा। दोस्तों जैकोबियन क्लब का एक लार्ज सेक्शन डिसाइड करता है लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स को पहनने का, जो कि डॉक वर्कर्स भी पहनते थे। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था खुद को सोसाइटी के फैशनेबल लोगों से अलग दिखाना, जैसे कि नोबल्स जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। दोस्तों ये एक तरीका था जैकोबियंस के लिए ये दर्शाने का कि नी ब्रीचेस पहनने वाले लोगों की मनमानी और नहीं चलेगी। और दोस्तों तभी से जैकोबियंस को सेंस क्लूटोस का नाम मिल गया, जिसका मतलब ही होता था दूज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी नी ब्रीचेस ना पहनने वाले लोग। दोस्तों साथ ही साथ ये जैकोबियंस लोग एक रेड कैप भी पहना करते थे, जो कि लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आजादी को दर्शाता था। लेकिन ऐसा सब करना सिर्फ मेंस को ही अलाउड था, वुमेन्स को नहीं। दोस्तों साल 1792 की गर्मियों में जैकोबियंस प्लान बनाते हैं एक विद्रोह का, जो कि ब्रेड की बढ़ती कीमतें और ब्रेड के शॉर्टेज के खिलाफ होने वाला था। 10 अगस्त 1792 की सुबह ये सभी लोग हमला कर देते हैं पैलेस ऑफ टिवलरीज पर और राजा के सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर देते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, ये खुद राजा को भी कई घंटों तक बंदी बनाकर रखते हैं। और दोस्तों कुछ टाइम बाद ही पूरे राज परिवार को असेंबली के द्वारा वोटिंग से जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों फिर फ्रांस में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक बदलाव के साथ। अब से सारे मेंस जो कि 21 साल से या उससे ऊपर हैं उन्हें वोटिंग राइट दे दिया जाता है, जबकि पहले सिर्फ ऐसे मेंस को वोटिंग राइट था जिनके पास प्रॉपर्टी हो और जो 25 साल से ऊपर हो। लेकिन अब से इस लॉ को चेंज कर दिया गया और दोस्तों अब एक न्यू असेंबली इलेक्ट की जाती है जिसे कहते हैं द कन्वेंशन। दोस्तों 21 सितंबर को द कन्वेंशन फ्रांस से मोनार्की हटा देती है और डिक्लेयर करती है फ्रांस को एज अ न्यू रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और हम जानते हैं कि रिपब्लिक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट और उसके हेड को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि वो राजा बनेगा जिसको लोग चुनेंगे। दोस्तों फाइनली इतने रिवॉल्ट, वायलेंस और मेहनत के बाद लुइस द 16 को कोर्ट के द्वारा राजद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है 21 जनवरी 1793। दोस्तों इस दिन फाइनली लोगों की जीत होती है और डेला कॉनकॉर्ड नाम की जगह में जनता के सामने लुइस द 16 को गुलिटीन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ कुछ टाइम बाद क्वीन मैरी एंटोनिएट के साथ भी यही किया जाता है। द रीन ऑफ टेरर। दोस्तों 1793 से लेकर 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। लुइस द 16 के मरने के बाद अब फ्रांस की सत्ता में पावर में आता है रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबियन क्लब का लीडर था। दोस्तों जो रॉबेस्पियर था वो बड़ी ही सख्त और हार्श पॉलिसीज को अपनाता था पनिशमेंट्स को लेकर। उसे अगर जरा सा भी लगता या शक होता कोई उसका या फ्रांस का दुश्मन है, फिर चाहे वो नोबल हो, क्लर्जी हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी या इवन उसकी खुद की पार्टी का हो, जो भी उसकी बात नहीं मानता था उसको वो जेल में डलवा दिया करता था। और फिर अगर कोर्ट उसको अपराधी घोषित कर देता तो उसको गुलिटीन से एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। दोस्तों गुलिटीन एक डिवाइस थी जिसमें कि 2 पोल्स और एक ब्लेड होता था। इसको इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलिटीन ने और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। दोस्तों अब क्या होता है कि रॉबेस्पियर की सरकार एक कानून पास करती है मैक्सिमम प्राइसेस और वेजेस पर। सिंपल भाषा में कहें तो चीजों की कीमतों और सैलरी पर एक लिमिट लगा दी गई थी, यानी कि किसी चीज पर मैक्सिमम प्राइस क्या होगी वो इस लॉ के हिसाब से तय किया जाएगा।
इसी के साथ साथ गवर्नमेंट मीट और ब्रेड को लोगों में राशन कर रही थी। पीजेंट्स को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था उनके ग्रेन्स को फिक्स प्राइस पर शहरों में बेचने के लिए, जिसकी प्राइस गवर्नमेंट तय कर रही थी। यहाँ तक कि रॉबिस्पियर ने एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर के यूज पर भी रोक लगा दी थी और सभी फ्रांस के सिटीजन्स को सिर्फ पेन डी इगीलाइट यानी कि इक्वालिटी ब्रेड खाने को अलाउ करा, ताकि सभी एक ही आटे से बनी ब्रेड खाएं। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि लोगों के शब्दों पर भी इक्वालिटी ला दी गई थी। अब से ट्रेडिशनल शब्द मॉन्सियर यानी कि सर और मैडम यानी कि मैडम, उसकी जगह सभी फ्रांस के मैन और वुमेन्स को सिटोयेन और सिटोयेनी यानी सिटीजन्स बोलने का आदेश दिया गया। जितने भी चर्चेस थे उनको शट डाउन कर दिया गया और उनको ऑफिसेज या मिलिट्री के लिए यूज किया जाने लगा। दोस्तों रॉबिस्पियर अपनी पॉलिसीज को लगातार बिना रोके आगे बढ़ाया जा रहा था। अब होता यह है कि उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी उससे परेशान हो जाते हैं। सभी लोगों में उसके खिलाफ एक गुस्सा भरा हुआ था और फिर फाइनली जुलाई 1794 में कोर्ट द्वारा उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है और फिर बाद में उसको भी गुलिटीन से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे एंड होता है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर का। A directory rules France। दोस्तों रॉबिस्पियर के मरने के बाद से ही जैकोबियन क्लब का डाउनफॉल शुरू होने लगता है, जिसके चलते जो फ्रांस के वेल्दी और मिडिल क्लास थे वो पावर में आ जाते हैं और फिर ये लोग फ्रांस का एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ उन मेंस को वोटिंग राइट दिया जाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी हो और वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ ये लोग फ्रांस में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय एक और यानी कि टोटल मिलाकर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देते हैं और फिर ये लोग 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होती है। दोस्तों ऐसा सब करने के पीछे रीजन था कि किसी एक सिंगल लोग के हाथ में पावर ना दे दी जाए, बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच पावर डिवाइडेड हो। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कभी ये 5 लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते या कभी लेजिस्लेचर के साथ किसी डिसीजन को लेकर। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हमें राइज देखने को मिलती है एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे की। दोस्तों ऐसा नहीं था कि इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में सिर्फ इवेंट्स और लड़ाइयाँ ही होती हैं, बल्कि न्यू आइडियाज जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ये सभी आइडियाज निकल कर आते हैं जो कि बाद में पूरे यूरोप में फैलते हैं। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? दोस्तों इस टॉपिक में हम देखेंगे इस पूरे रेवोल्यूशन में वुमेन्स का क्या रोल था। तो दोस्तों जो वुमेन्स थी वो शुरुआत से ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी रिवॉल्यूशंस में और दोस्तों इन वुमेन्स का ऐसा मानना था कि इनके इन्वॉल्वमेंट से ही फ्रांस की गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी और वुमेन्स के लिए अच्छे कानून लेकर आएगी। दोस्तों थर्ड एस्टेट्स की ज्यादातर महिलाओं को जीने के लिए काफी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ रही थी। वे मार्केट में फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेचती थीं और अमीर लोगों के घरों में एज अ सर्वेंट काम करती थीं। और दोस्तों उस वक्त तक ज्यादातर महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की जॉब ट्रेनिंग दी जाती थी। सिर्फ नोबल्स और थर्ड एस्टेट्स के कुछ अमीर घरों की बेटियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ने दिया जाता था और बाद में फिर उनकी शादी करा दी जाती थी। दोस्तों बाहर के कामों के साथ साथ औरतों को घर परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी भरना और ब्रेड के लिए बेकरी के सामने लंबी लंबी लाइनों में लगना और बच्चों को संभालना। और इन सब के बाद भी उनकी जो वेजेस यानी कि सैलरी थी वो मेंस यानी कि आदमियों के मुकाबले बहुत कम थी, हालांकि वो मेहनत और काम उतना ही कर रही थी। दोस्तों महिलाएं अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स बनाती हैं। लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब्स इन महिलाओं के द्वारा फ्रांस के अलग अलग शहरों में बनाए गए थे, जिसमें कि सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। दोस्तों बात करें वुमेन्स की डिमांड की तो वो चाहती थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं जैसे कि मेंस के पास हैं। और दोस्तों 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उनको पैसिव सिटीजन बनाए जाने पर भी महिलाएं बड़ी निराश थीं। इन्हें भी वोटिंग राइट्स चाहिए थे और असेंबली में इलेक्ट होना और सरकारी ऑफिस में पोस्ट पाना।
दोस्तों वुमेन्स का मानना था कि उनकी डिमांड्स तभी पूरी हो सकती हैं जब उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएं और सरकारी ऑफिसेज में उन्हें पोस्ट पर रखा जाए। ऐसा होने पर ही उनकी डिमांड्स पूरी होंगी, ऐसा उनका मानना था। दोस्तों ऐसा नहीं था कि वुमेन्स की किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, बल्कि कई डिमांड्स को पूरा किया जाता है फ्रांस की सरकार के द्वारा। जो फ्रांस की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कई ऐसे लॉज बनाए थे जिसने कि वुमेन्स की कंडीशंस को इम्प्रूव किया था। वुमेन्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स बनाए, साथ ही सभी गर्ल्स की स्कूलिंग को भी कंपलसरी कर दिया जाता है और उनके फादर्स के द्वारा उन पर ज़बरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स करने पर भी रोक लगा दी जाती है। साथ ही साथ मैरिज को एक सिविल लॉ के अंदर लाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है और डाइवोर्स को लीगल कर दिया जाता है। मैन और वुमेन दोनों में से कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है और इसी के साथ साथ वुमेन्स को जॉब्स के लिए ट्रेनिंग देना अलाउ कर दिया जाता है और स्मॉल बिजनेसेस चलाने की अनुमति भी दे दी जाती है। दोस्तों बात करें पॉलिटिकल राइट्स की तो वुमेन्स का स्ट्रगल रुकता नहीं है। रेन ऑफ टेरर के वक्त रॉबस्पियर की सरकार ने वुमेन्स द्वारा बनाए गए पॉलिटिकल क्लब्स और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया था। कई सारी वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया था और कईयों को गुलिटीन से एग्जीक्यूट। और दोस्तों बात करें वुमेन्स के वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस के स्ट्रगल की तो ये स्ट्रगल अगले 200 सालों तक चलता है कई देशों में। दोस्तों इन्हीं राइट्स के लिए दुनिया भर की महिलाएं इकट्ठी होकर लेट 18 और अर्ली 20th सेंचुरी में एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट आगे बढ़ाती हैं। और दोस्तों फाइनली फ्रांस की वुमेन्स को 1946 में वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। दोस्तों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस और पूरे यूरोप में लोगों को स्लेव्स यानी कि गुलाम बनाकर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था और जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था और फिर कैसे जैकोबियंस के पावर में आने के बाद स्लेवरी को अबॉलिश यानी कि खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों ओल्ड रिजीम के टाइम पर यानी कि 1789 से पहले तक फ्रांस में स्लेवरी बहुत पॉपुलर थी और लोग इसका विरोध भी बहुत कम ही किया करते थे। तो आइए दोस्तों इस पूरे स्लेवरी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं एनिमेशन के साथ। तो दोस्तों ये है फ्रांस देश और ये हैं कैरिबियन आइलैंड्स मार्टिनिक्यू, गुआडेलोपे और सैन डोमिंगो, जो कि उस वक्त तक फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करते थे, यानी कि फ्रांस का इन आइलैंड्स पर कब्जा था। ये 3 आइलैंड्स टबाको, इंडिगो, शुगर और कॉफी के इम्पोर्टेंट सप्लायर थे फ्रांस के लिए। और दोस्तों यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यूरोप से बहुत अलग थी और इसीलिए यहाँ पे ये चीजें आसानी से उग जाती थी। लेकिन दोस्तों जो यूरोपियंस थे वो इन आइलैंड्स पर काम करने नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इन आइलैंड्स की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग थी एज कम्पेयर टू यूरोप। गर्मी और धूप भी यहाँ पर यूरोप से बहुत ज्यादा पड़ती थी और दोस्तों इसी के चलते इन आइलैंड्स के प्लांटेशंस पर लेबर की शॉर्टेज होने लगती है और यूरोपियंस तो यहाँ पे जाना नहीं चाहते थे। तो इसी को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया जाता है यूरोप से अफ्रीका और अमेरिका के बीच। और दोस्तों ये कैरिबियन आइलैंड्स भी अमेरिका के पास ही थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में स्टार्ट कर दिया गया था। जो फ्रांस के व्यापारी थे वो बॉर्डियोक्स और नेंटीज के पोर्ट्स से जहाजों में बैठकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जाते थे, जहां से वो वहां के लोकल सरदारों से स्लेव्स खरीदते थे और उन पर अपना नाम लिखकर या ब्रांड लगाकर उनको बांधकर शिप्स में डाल दिया जाता था। दोस्तों इसी तरह इन यूरोपियंस द्वारा इन अफ्रीकन स्लेव्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। ये लोग अफ्रीकन स्लेव्स जो कि धूप और गर्मी सह सकते थे उन्हें इन 3 आइलैंड्स पर लेकर जाते थे। लगभग 3 महीनों के बाद जाकर ये लोग इन आइलैंड्स पर पहुंचते थे, जहां पर इन स्लेव्स को इन प्लांटेशन ओनर्स के द्वारा खरीद लिया जाता था। दोस्तों इन्हीं स्लेव्स के चलते फ्रांस और यूरोप में शुगर, कॉफी, इंडिगो जैसी चीजों की डिमांड को पूरा किया जाता था। और जो बॉर्डियोक्स और नेंटीज जो कि 2 पोर्ट सिटीज थी वो इसी ट्रेड के चलते अमीर बन पाई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरे 18th सेंचुरी में स्लेवरी पर बहुत कम क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है फ्रांस और यूरोप में। दोस्तों फ्रांस की नेशनल असेंबली भी इस सिस्टम को अबॉलिश करने में नाकाम रहती है। नेशनल असेंबली को डर था कि अगर उन्होंने इस स्लेवरी को अबॉलिश किया तो जो फ्रांस के अमीर बिजनेसमैन हैं जो कि इस स्लेवरी ट्रेड से पैसे कमाते हैं वो नाराज हो जाएंगे, जो कि नेशनल असेंबली के लिए अच्छा नहीं था। दोस्तों फिर फाइनली 1794 में जाकर द कन्वेंशन जो कि
रॉबिस्पियर के टाइम पर थी वो इस सिस्टम को फ्रांस से हटा देती है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त तक फ्रांस में जैकोबियंस पावर में थे, जो कि सोसाइटी के लोअर प्रोफेशंस और लो प्रोस्परस लोग ही थे और जो कि स्लेव्स के सपोर्ट में थे। इसीलिए वो इस सिस्टम को अबॉलिश कर देते हैं। पर दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। 10 साल बाद फिर यानी 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे के डिक्टेटरशिप के अंदर फिर से स्लेवरी को लीगलाइज कर दिया जाता है और फिर से इन प्लांटेशंस ओनर्स के द्वारा अफ्रीका के इन इंडिजीनियस लोगों को स्लेव्स बनाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। और दोस्तों अंत में जाकर फाइनली साल 1848 में फ्रांस से स्लेवरी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। दोस्तों फ्रांस में 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद से ही कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं मेंस, वुमेन्स और बच्चों की जिंदगियों पर। दोस्तों फ्रांस की जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने ऐसे लॉज बनाए थे जो कि लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज को बढ़ावा दे। इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट लॉ था जो कि 1789 के समर्स में हुए स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल के बाद से बनाया गया, जो कि था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। साल 1789 से पहले यानी कि ओल्ड रिजीम में जितना भी रिटन मटेरियल जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, प्लेज, ये सभी चीजें तभी पब्लिश और परफॉर्म की जा सकती थी जब तक ये सारी चीजें राजा के सेंसर्स द्वारा अप्रूव्ड ना कर दी जाएं। लेकिन दोस्तों 1789 के रिवॉल्ट के बाद ये सेंसरशिप को खत्म कर दिया जाता है और साथ ही साथ साल 1791 में बने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट्स बना दिए गए थे। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स को फ्रांस में और फ्रांस के देहाती इलाकों में भारी मात्रा में पढ़ा जाने लगा था और जो कुछ भी फ्रांस में उस समय में चल रहा था वो मीडिया और न्यूज़पेपर्स में डिस्कस किया जाने लगा था। दोस्तों फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी क्या प्रिंट होना चाहिए और क्या नहीं, इस फ्रीडम का मतलब ये भी था कि रिवॉल्यूशंस और जितने भी इवेंट्स हो रहे थे उनकी दोनों अच्छी और बुरी साइड दिखाई जाएं, जो कि इसके पहले तक नहीं होता था। हर टाइप के लोग जैसे कि जो राजा को सपोर्ट करते थे और जो राजा को सपोर्ट नहीं करते थे वो एक दूसरे को प्रिंट के जरिए कन्विंस करते हैं या कहें तो अपने अपने पक्ष रखते हैं एक दूसरे के सामने। दोस्तों प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशंस भारी मात्रा में लोगों को अट्रैक्ट किया करते थे। इसी के चलते जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी थे वो भी अब लिबर्टी और जस्टिस जैसे आइडियाज को समझ पा रहे थे। कंक्लूजन। दोस्तों अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। साल 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है और फ्रांस के कई पड़ोसी देशों पर हमला कर देता है ताकि फ्रांस की बाउंड्रीज का एक्सपेंशन हो सके और उन देशों में मौजूद पुरानी डायनेस्टीज को हटाकर नए किंगडम्स बना देता है। दोस्तों नेपोलियन को मॉडर्नाइजर यानी कि यूरोप को मॉडर्नाइज करने वाला भी कहा जाता है। वो कई तरीके के लॉज और चेंजेस फ्रांस में लेकर आता है, जैसे कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का लॉ और साथ ही साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आता है वेट्स एंड मेजर्स का, जो कि डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड थे। दोस्तों शुरुआत में तो लोग नेपोलियन को एक लिबरेटर यानी कि फ्रीडम देने वाला समझते हैं। दोस्तों फिर नेपोलियन और उसकी आर्मी जगह जगह इन्वेजन करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है। दोस्तों नेपोलियन के जाने के बाद भी यूरोप की कई जगहों पर उसके मॉडर्न लॉज और लिबर्टी के आइडियाज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट जैसे आइडियाज का जन्म हुआ था और फ्रांस से ही ये आइडियाज पूरे यूरोप में फैले थे 19th सेंचुरी के वक्त। और दोस्तों इन्हीं आइडियाज के चलते यूरोप के दूसरे देशों से फ्यूडल सिस्टम जैसे कानूनों का अबॉलिशन देखने को मिलता है। दोस्तों यही आइडियाज थे जिसकी वजह से हमें आज नेशन स्टेट जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये चीजें सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि कई इंडियंस को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय एग्जाम्पल्स हैं ऐसे इंडियंस का जिन्होंने इन आइडियाज से प्रेरणा ली। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म होता है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।